हेलो गाइस एंड वेलकम टू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ त्रिज्या। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। जी हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऐसा कोई मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं है जहां पे इनके यूजेस ना हो, बी इट सब्स्टिट्यूशन, बी इट एलिमिनेशन, बी इट एडिशन, सभी जगहों पे इनके यूजेस हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से सीखोगे तो आपको उन मैकेनिज्म में हेल्प मिलेगी जब भी आप उनको पढ़ रहे होगे। तो चलो बिना कुछ और ऐड किए हुए लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जानने से पहले आइसोमेरिज्म का एक लेआउट मैं आपको डिस्कस कर दूं। सो जैसा आप जानते हो कि आइसोमर किसको बोलते हैं? ऐसा कोई भी फिनोमेना जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट एक से ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करते हो जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो। प्रॉपर्टीज अलग बट फॉर्मूला सेम, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर। अच्छा, इसी के अंदर डिपेंड करता है कि आप इसमें ये डिपेंड करता है कि उनमें किस तरह के आप चेंजेस करते हो, उसके हिसाब से आइसोमर के क्लासिफिकेशन है। जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर तब हम नाम देते हैं जब हम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम रखते हुए स्ट्रक्चरल चेंजेस करें। अच्छा, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होता है? जब भी आप एटम और ग्रुप ऑफ एटम का कनेक्टिविटी चेंज करते हो तो उससे जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है, उससे जो प्रॉपर्टीज डिफर होती है, उस टाइप के आइसोमर को हम स्ट्रक्चरल में। अब इसके अंदर सब कैटेगरीज है बहुत सारी, चेन, फिर पोजीशन, मेटामर, रिंग चेन, इसके अलावा फंक्शनल आइसोमर, और इसी फंक्शनल का एक स्पेशल टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉटोमर। तो चूंकि यहां पे हम कर क्या रहे हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम के पोजीशन को, कनेक्टिविटी को, उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको स्ट्रक्चरल, एक और नाम भी देते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अच्छा, मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मैं किसकी बात करने जा रहा हूं? ऑप्टिकल, जो कि किसका पार्ट है? स्टीरियो। अच्छा, इस स्टीरियो के अंदर भी ध्यान रखना है, स्टीरियो आइसोमर का जब मैं बात करने जा रहा हूं तो स्टीरियो उस आइसोमर को बोलते हैं जहां पे हम एटम का कनेक्टिविटी और ग्रुप ऑफ कनेक्टिविटी नहीं चेंज कर रहे। फिर क्या चेंज कर रहे हैं? यहां पे हम चेंज करते हैं स्पेस में उनके ओरिएंटेशन को। तो जब हम स्पेस में उनके ओरिएंटेशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो भी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। अच्छा, अब इनमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। स्पेस में ओरिएंटेशन तो मैंने चेंज किया, क्या बिना बॉन्ड ब्रेक किए चेंज हो जा रहा है? अगर वो बिना बॉन्ड ब्रेक किए चेंज हो जा रहा है तो बेटा उसको हम कन्फर्मर के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। कन्फर्मर। और अगर बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है वो चेंजेस करने के लिए, स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसको चेंज करने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कन्फिगरेशनल। और इसी कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के पार्ट्स हैं ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। तो आज का जो टॉपिक है वो इस स्टीरियो के इस पार्ट को लेकर के है कि हम ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर डिफर किस में करते हैं, या ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो कैसे पहचानते हैं कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक अल्कोहल बना दिया CH3, इधर सपोज करो आप, मैंने C2H5 ले लिया, इधर मैंने H ले लिया, ये एक सामने आपके अल्कोहल है। क्या ये अल्कोहल ऑप्टिकली एक्टिव है? और अगर है
तो क्या तरीका है इसको पता करने का? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, हम इसको पता करते हैं थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन से। यानी पोलरिमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ये पता करते हैं कि कोई भी चीज ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अब आप कहोगे कि ये पोलरिमीटर क्या होता है, तो मैं आपको उसका डायग्राम दिखाता हूं, उसके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये है पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट, ये यहां पे आपके सामने यहां पे दिख रहा है, ये है पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट। आप यहां पे अपनी आईज प्लेस करके, यहां पे सैंपल प्लेस करके हम देखेंगे। ये तो खैर काफी मॉडर्न है, ओल्ड टाइम में थोड़ा लेंथ में, एक पर्टिकुलर लेंथ में वो चीजें थोड़ी और लंबी रहती थी। फिलहाल ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर के कंपोनेंट्स क्या हैं, राइट। तो जैसा मैंने आपको क्या समझाया कि एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? तो देखो, नॉर्मल कोई भी, पहली बात तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स होना चाहिए हमारे पास। ये देखो यहाँ पे जो लाइट का सोर्स है, मोनोक्रोमैटिक का मतलब एक ही वेवलेंथ वाली लाइट का यूज करना है। अच्छा, अब आपको मालूम है कि लाइट में मल्टीपल डायरेक्शन में ऑक्सिलेशंस होते रहते हैं। तो पहले आप इसको एक पर्टिकुलर डिवाइस का यूज करके एक प्लेन के अलोंग सिर्फ इसके ऑक्सिलेशन को बचा के रखो। मतलब आप देखो, इस जगह पे अगर आप चेक करो तो यहां पे ये एक ही डायरेक्शन में ऑक्सिलेट कर रहा है और एक ही प्लेन के अलोंग कर रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आपने अगर यहां पे सैंपल ले रखा है और अगर वो सैंपल इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो भी डायरेक्शन है उसको अगर वो चेंज कर दे, जिसको हम यहां से आईपीस के थ्रू देख करके हम पता कर सकते हैं, तो अगर वो क्लॉकवाइज सेंस में चेंज कर रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चेंज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, लेवोरोटेटरी। तो समझ पड़ा क्या मैंने समझाया कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराएंगे। किधर, क्लॉकवाइज कराया तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज कराया तो लेवोरोटेटरी। अच्छा, तो ये तो रहा, हम भाई पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे एंड तब मालूम चलेगा। क्या कोई थ्योरेटिकल तरीका है कि हम डेक्स्ट्रो और लेवो बता सके मॉलिक्यूल को देख करके? तो आंसर बहुत ध्यान से नोट करिएगा, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड बाय विच बाय सिंपली लुकिंग द मॉलिक्यूल यू कैन से दिस इज डेक्स्ट्रो और लेवो। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के आप बोल सको कि ये डेक्स्ट्रो है और ये लेवो है। हमें अगर डेक्स्ट्रो और लेवो जानना है, उसके लिए हमें पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज करना ही पड़ेगा। फिर आप बोलोगे तो सर ये जो भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, क्या उसमें डेक्स्ट्रो लेवो पूछेगा? नहीं, उसमें इसके बारे में डिस्कशन नहीं करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो है, कौन सा लेवो है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है। फिर क्या होता है, एग्जाम में ये पूछता है कि मॉलिक्यूल देकर के ये चेक करो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाएगा। वो क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है वो बिल्कुल ही अलग मैटर है, बट वो कर पाएगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको क्या, इसके लिए भी क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर है नहीं। वो आप स्ट्रक्चर को देख करके बता सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, यानी कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो चलो आ जाओ, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। इसको डायरेक्ट बिना किसी इंस्ट्रूमेंट, बिना पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज किए हुए हम इसको कैसे बताएं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो देखो, ऑप्टिकली एक्टिव समझने से पहले कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स हम समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहला सिमेट्री एलिमेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री,
शॉर्ट फॉर्म में इसको पीओएस और इसको पॉपुलरली सीओएस बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और एक सिमेट्री एलिमेंट है एक्सिस, हालांकि इसके अलावा अल्टरनेट एक्सिस भी है, उन सब के बारे में हमें जानना नहीं है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट। सो पीओएस, सीओएस एंड एओएस, पहले इन सबको समझते हैं एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल को देख के ही कैसे बता सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो आज सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री कब बोलते हैं? कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो मॉलिक्यूल का हो, कोई 3D ज्योमेट्री हो या कुछ भी आपके सामने शेप हो, वो प्लेन के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं, कैसे मालूम करते हैं? तो चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहां पे, ध्यान से समझना, सपोज करो कि यहां पे मैंने एक कार्बन ले लिया, ऊपर मैंने एक क्लोरीन ले लिया, और जो प्लेन के अंदर जा रहा है, से फॉर एग्जांपल वो ब्रोमीन ले लिया, और प्लेन के बाहर जो भी जा रहा है सपोज करो उसको मैंने आयोडीन इधर भी और आयोडीन इधर भी। ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जिनमें कुछ इस तरीके से है कि मैंने कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को प्लेन में रखा है, बाकी इस तरह से अरेंज किया है कि आयोडीन आउटसाइड आ रहे हैं और ब्रोमीन अंदर जा रहे हैं। अब मैं पूछूं क्या इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो आंसर है हाँ। कैसे मालूम चलेगा? तो आपको देखो एक ऐसा प्लेन पास करने का कोशिश करना है जो कि मॉलिक्यूल को इस तरह से डिवाइड करे कि उसका एक साइड दूसरे साइड का एग्जैक्ट मिरर इमेज बन जाए, या यूं कह लो पहला पार्ट दूसरे को ओवरलैप कर दे। तो अगर मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा प्लेन है जिसके अबाउट ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो आप खुद सोचो, क्या अगर मैं ऐसा कुछ करूं, यहां के अबाउट ऐसा प्लेन पास करूं, तो क्या इसके अबाउट सिमेट्री है? आप सोचो यहां से अगर ऐसे प्लेन जा रहा है तो क्या इधर जो भी पार्ट है क्या उसका मिरर इमेज इस साइड में मिल रहा है? तो आंसर है नहीं। इधर आप देखो क्लोरीन है, इधर आयोडीन है, नहीं मिल रहा है। फिर क्या करें? कोई और तरीका जिससे हमें वो मिल पाए। तो देखो ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ पे एक स्पीसीज में दिखाता हूं, एक प्लेन में दिखाता हूं जिसके अबाउट है। अगर वो प्लेन हमारा यही प्लेन हो, ये जो कि क्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन से पास कर रहा हो, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो क्या आपको दिख रहा है कि इस साइड आयोडीन है सर, आयोडीन का इमेज आयोडीन का, और जो भी पार्ट प्लेन में आ जाता है उसका टेंशन नहीं लेते क्योंकि खुद ही वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो आप देखो अगर ये प्लेन में पास करूं, द प्लेन कंटेनिंग क्लोरीन, कार्बन एंड ब्रोमीन, तो आपको लग रहा है इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ये है हमारा प्लेन जिसके अबाउट ये सिमेट्री रखता है, तो हम बोलेंगे कि दिस मॉलिक्यूल हैव पीओएस। समझ पड़ा? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री करना क्या है आपको? प्लेन पास करो और हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, अदर हाफ का अगर वो मिरर इमेज हो गया तो बोलेंगे मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल अबाउट दैट प्लेन, और द मॉलिक्यूल पोजेस पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक उसी तरीके से एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? पहले तो आ जाओ सेंटर देख लेते हैं, फिर एक्सिस पे देख लेंगे। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सपोज करो मेरे पास ट्रांसफॉर्म मैंने लिया हुआ है एक मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, और इसी का एक मैं सिस फॉर्म ले लेता हूं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए आपको क्या करना है? पूरे मॉलिक्यूल का सेंटर लोकेट करना है, और उस सेंटर से हर डायरेक्शन में टू एंड फ्रो एक लाइन के लॉन्ग जाना है। ये गए इधर और इधर जाना है। अच्छा आप देखो, जब आगे आप गए तो क्लोरीन मिला, और उसी लाइन के लॉन्ग पीछे गए तो क्या मिल गया? क्लोरीन। क्या ऐसा ही अदर साइड में भी हो रहा है? जी हां, इधर गए हम तो हमें हाइड्रोजन मिल रहा है, पीछे आने पे क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन। तो कभी भी सेंटर के दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंस पे अगर सेम ग्रुप मिले और ऐसा हर डायरेक्शन में हो जाए, ऐसा हर डायरेक्शन में हो जाए, तो ऐसे केस में बोलते हैं कि मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस प्लेन, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस सेंटर, अबाउट दिस सेंटर। अच्छा
क्या तो इसका मतलब कि ये जो ट्रांस का फॉर्म था, इट डू हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है? चेक कर लेते हैं एक बार। मैं एक तरफ गया क्लोरीन मिला, दूसरी तरफ गया तो हाइड्रोजन मिल गया। तो अगर एक भी डायरेक्शन में ऐसा अलग अलग चीजें मिल गई तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो यहां पे नहीं। करेक्ट, समझ आया? और एक एग्जांपल लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद हम इस पे डिस्कशन करेंगे। चलो, एक मैं साइक्लिक मॉलिक्यूल ले लेता हूं, और यहां पे आपको मैं CH3H, यहां पे मैं CH3H, ध्यान से देखना, यहां जो नीचे लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन आप समझने की कोशिश करो, मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देने की कोशिश करो कि ये CH3 या हाइड्रोजन। अच्छा, यहां पे क्या है? यहां पे से फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर ब्रोमीन ले रखा है, नीचे हाइड्रोजन है, यहां नीचे ब्रोमीन है और ऊपर हाइड्रोजन है। अब मैं पूछूं, क्या ये मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ सिमेट्री रखा हुआ है? तो आज चेक करते हैं। मैंने क्या बोला था? पहले सेंटर लोकेट करो, तो सेंटर लोकेट कर लिया, ये रहा सेंटर। अच्छा, सेंटर के एक डायरेक्शन में जाओ किसी भी लाइन के अलोंग, और जितना डिस्टेंस पे कोई एक ग्रुप मिले, अपोजिट साइड में उतने ही डिस्टेंस पे आइडेंटिकल ग्रुप मिलना चाहिए, और इस तरह पूरे मॉलिक्यूल में घूम जाने पे ऐसा चीज मिलना चाहिए, तब बोलेंगे कि उसके अबाउट सिमेट्रिकल है, सेंटर के अबाउट। फॉर एग्जांपल, यहां से अगर मैं इधर जाऊं तो मुझे CH3 मिल गया, पीछे जा रहा हूं तो वाह CH3 मिल गया, यहां ऊपर था यहां नीचे। अच्छा, इधर ऊपर गया तो हाइड्रोजन मिल गया, नीचे गया तो हाइड्रोजन मिल गया, वेरी गुड। अच्छा, मैं ऊपर जा रहा हूं तो ब्रोमीन मिल गया, नीचे जा रहा हूं तो ब्रोमीन मिल गया। अच्छा, मैं यहां से नीचे जा रहा हूं तो हाइड्रोजन, और ऊपर जा रहा हूं तो हाइड्रोजन मिल गया। तो हर एक डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल ग्रुप है, टू एंड फ्रो जाने पे, एक ही लाइन पे इधर और इधर, यानी टू एंड फ्रो। तो यहां पे भी आपने देखा कि इसके अबाउट है, तो यहां पे भी हम बोलेंगे दिस मॉलिक्यूल डू हैव COS। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्लियर। अबाउट सेंटर, अगर आप टू एंड फ्रो मोशन करते हो एंड दोनों ही तरफ आपको सेम आइडेंटिकल ग्रुप मिलता है इक्वल डिस्टेंस पे, एंड दैट रिपीट्स थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? मॉलिक्यूल डू हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। POS समझ पड़ गया, COS समझ पड़ गया। तीसरा और बहुत सिंपल सा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसको आ जाओ अमोनिया के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप सबको मालूम है कि अमोनिया में एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अच्छा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो शेप है वो कैसा है? इट विल बी, शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी पिरामिडल। अच्छा, वो पिरामिडल है तो ये लोन पेयर मैंने दिखा दिया। यहां पे देखो मैं हाइड्रोजन दिखा दे रहा हूं, इधर मैं हाइड्रोजन दिखा दे रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक ऐसा एक्सिस पास करूं जो कि लोन पेयर और ये जो तीनों हाइड्रोजन है ना, ये जो तीनों हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, इनके ट्रायंगल के सेंटर से बिल्कुल पास करता हुआ चला जाए, जो बेस का जो ट्रायंगल है उसके सेंटर से पास करता हुआ ये, तो आपको नहीं लगता है कि अगर मैं इसके अबाउट 120 डिग्री रोटेट करूं? अच्छा देखो, तीन तीन ग्रुप है, तो कुछ ऐसा है कि ये हमारा लोन पेयर है और इसके अबाउट इधर, इधर और इधर। अब इमेजिन करो, अगर मैं इसको रोटेट करना शुरू कर दूं और 120 डिग्री रोटेट करूं, तो आपको क्या नहीं लगता है कि 120 पे ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा? मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल अरेंजमेंट आ जाएगा अगर मैं इसके अबाउट 120 रोटेट करूं तो। और हर 120 डिग्री पे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा, बिल्कुल अलग दिखाई नहीं देने वाला है, सेम दिखने वाला है। तो जितनी बारी भी अगर आप 360 डिग्री तक रोटेट करते हो और जितनी बारी आपको आइडेंटिकल अरेंजमेंट मिलता है, उस पर्टिकुलर एक्सिस को हम बोलते हैं दैट मेनी टाइम्स, आई मीन जैसे जैसे इसमें 3 टाइम्स आपको 360 जाने पे, हर 120 पे जब आप 360 पूरा रोटेट करते हो, हर 120 पे आपको क्या मिलने वाला है? सिमेट्रिकल अरेंजमेंट मिलने वाला है। तो हम बोलेंगे इस एक्सिस के अबाउट ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। और ये कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसमें ये भी आता है, इसका नाम भी पूछता है।
C3 एक्सिस है, C2 एक्सिस है, C1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये पूछता है। खैर C1 तो हर एक मॉलिक्यूल में होता है, पूरे 360 डिग्री रोटेट कर दोगे तो कोई भी मॉलिक्यूल एकदम वापस से वैसा ही दिखेगा। तो 360 पूरा रोटेट करने पे अगर एक बार दिखता है आइडेंटिकल तो उसको बोलते हैं C1 एक्सिस, वो तो सब मॉलिक्यूल के अंदर होता है। C2, C3, C4 अगर 2 टाइम्स वो 360 के रोटेशन में आइडेंटिकल हो गया तो उसको C2 एक्सिस बोलते हैं। उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पे अगर 3 टाइम्स वो आइडेंटिकल अरेंजमेंट लेके आता है 360 रोटेशन पे तो उसको हम क्या बोलते हैं? C3 एक्सिस। तो ये कौन सा एक्सिस अगर मैं पूछूं, एक्सिस में भी सिमेट्री तो है, कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर? तो आप बोलोगे सर 120 पे, हर एक 120 पे ये आइडेंटिकल हो जा रहा था, 120 120 120, यानी जब आप पूरा 360 रोटेट करोगे तो 3 टाइम्स आएगा। तो इस एक्सिस को हम क्या बोलने वाले हैं? C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। करेक्ट। तो आपको C3 एक्सिस समझ आ गया। ऐसे ही अगर मैं पूछूं C2 एक्सिस देखना हो तो अब बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो। जैसे देखो, मान लो ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, मैं सिंपली एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, आप मुझे बताओ ये कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? ये रहा एक्सिस जो कि बेंजीन के प्लेन में से पास हो रहा है। मुझे बताओ क्या यही सेम स्ट्रक्चर आपको 180 डिग्री पे पूरा इसके अबाउट अगर 180 डिग्री रोटेट कर दो तो आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलने वाला है। अगर 180 डिग्री पे वो सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है तो यानी 360 जाते जाते तो सिर्फ 2 बार मिलने वाला है। तो इसको कौन सा एक्सिस बोलेंगे? C2 एक्सिस। और इसके अबाउट ये आइडेंटिकल। अच्छा, वैसे ही आप कहीं से भी पास कर दो, लेकिन अगर इमेजिन करो मैं ये परपेंडिकुलर लेकर के मैं ऐसे एक एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है, अब मैं पूछूं ये एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर है ये कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? तो देखो, आप पहले इसके सारे कॉर्नर को सेंटर में मिलाओ और मुझे बताओ ये एंगल कितना है? पूरा एंगल कितना है? 360। ऐसे कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 बाई 6, 360 बाई 6 कितना आ गया? 60 डिग्री। तो हर एक 60 डिग्री पे क्या आपको लगता है कि फॉर एवरी 60 डिग्री दिस अरेंजमेंट विल बी आइडेंटिकल? अगर मैं इसके अबाउट रोटेट करने की कोशिश करूं तो हर 60 डिग्री पे ये आइडेंटिकल। तो जो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, जो बेंजीन के परपेंडिकुलर आ रहा है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, वो कौन सा एक्सिस है? तो उसको बोलेंगे हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स जा करके वो 360 डिग्री रोटेट करने में 6 टाइम आइडेंटिकल हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। करेक्ट। तो तीनों एक्सिस समझ में आ गया, तीनों सिमेट्री एलिमेंट समझ आ गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा कौन समझाया मैंने? सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा क्या समझाया मैंने? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीनों सिमेट्री एलिमेंट दिमाग में रहेगा अच्छे से। अब आ जाओ समझते हैं, वापस आ जाओ अपने पॉइंट पे आते हैं। किसके बारे में हम डिस्कस करने वाले थे? कि मॉलिक्यूल को देख करके ही हम कैसे बता दें, मॉलिक्यूल को देख के ही हम कैसे बता दें कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, कैसे बताएं? तो देखो, हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो या फिर वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन में भी आपको चेक करने के लिए आएगा। तो चाहे वहां पे चेक करना हो या यहां पे चेक करना हो, ऑर्गेनिक के अंदर दोनों ही जगह कंसेप्ट सेम ही लगते हैं, अलग थलग कुछ भी नहीं है। तो अ मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान से नोट करना सभी लोग। अ मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव if and only if it do not possess POS and COS। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, एक बार अच्छे से फिर से रिपीट करूंगा, एकदम याद हो जाना चाहिए स्टेटमेंट। कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा जब उसके पास ना तो कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी ना ही कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं बोल रहा हूं इन दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर एक हो जाए दूसरा नहीं हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो उनमें ये दोनों जो सिमेट्री मैंने आपको अभी समझाई है, POS एंड COS, ये दोनों ही मिसिंग होना चाहिए। और ऐसे मॉलिक्यूल को जिनमें POS एंड COS नहीं होता है, उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल।
स्पेलिंग आप चेक कर लेना, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल चूंकि उसमें पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, उस मॉलिक्यूल को हम एसिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। इसी मॉलिक्यूल को एक और नाम देते हैं बेटा काइरल, CHIRAL। तो आपको अगर काइरल बोले या एसिमेट्रिक बोले या ऑप्टिकली एक्टिव बोले, सबका एक ही मतलब है, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ही है मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक, राइट? ये ध्यान रखना। ओके, क्लियर है? तो मॉलिक्यूल में अगर कोई पीओएस सीओएस नहीं। अच्छा, फिर क्वेश्चन आएगा, सर आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी पढ़ाया था, तो क्या आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में यहां बोलना चाह रहे हो कुछ भी? कहने का मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या प्रेजेंट हो सकता है? क्योंकि आपने तो यहां पे कुछ लिखा ही नहीं, तो अच्छे से इसको नोट कर लेना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने में। वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो भी सकता है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिर्फ क्या नहीं प्रेजेंट होना चाहिए? ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये दोनों बस नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो आ जाओ कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं और जरा चेक करते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, सिर्फ इन दोनों का यूज करके। अच्छे से समझना है क्योंकि ये हर एक जगह यूज होने वाला है, इसलिए ध्यान से समझो। तो मैं आपके सामने दे रहा हूं, आपको सोचना है इसके बारे में कि देखो मैंने आपके सामने एक मॉलिक्यूल दे दिया, C डबल बॉन्ड C एंड इधर क्लोरीन इधर हाइड्रोजन। ध्यान से समझो, ये जब भी कंसेक्यूटिव 2 पाई बॉन्ड आ जाते हैं मॉलिक्यूल में, ये मैंने अपने केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर में पढ़ा रखा है, आप त्रिज्या के ऐप पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो जब भी 2 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो ऐसे केस में ये जो ग्रुप होते हैं और इधर के जो साइड वाले ग्रुप होते हैं, दे आर इन परपेंडिकुलर प्लेन, सेम प्लेन में नहीं होते। तो सपोज करो मैंने ये क्लोरीन डाल दिया और इधर हाइड्रोजन डाल दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ आपके हिसाब से क्या ये मॉलिक्यूल, वीडियो को यहीं रोक करके आप मुझे ये बताने की कोशिश करो अपने अंडरस्टैंडिंग से जो भी सीखा है, क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? रोक करके सोचो। क्या चेक करना होगा आपको? आपको बस इतना सा चेक करना है, क्या इसमें पीओएस है, सीओएस है? अगर ये दोनों पार्ट हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, या इनमें से कोई भी एक है, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर दोनों ही नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल काइरल होगा, एसिमेट्रिक होगा। तो आ जाओ देखते हैं, तो चलो आ जाओ। सबसे पहले सोचते हैं क्या यहां पे कोई प्लेन में पास कर सकता हूं? बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि बोलते हैं बीच से सर प्लेन पास कर दो और देखो ना सर इसके अबाउट सिमेट्री है। तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है वो समझो। ये देखो क्लोरीन यहां पे और यहां पे दोनों अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेन में। यहां क्लोरीन बोर्ड के प्लेन में, जबकि ये क्लोरीन बोर्ड से बाहर आ रहा है कुछ इस तरह, जैसे हमने यहां पे अपना पेन दिखा रखा है, ये कुछ इस तरीके से बाहर आ रहा है। तो जब ये बाहर आएगा और सामने मैं बोलूंगा कि बेटा यहां पे मिरर है, तो बताओ मिरर है, ये बाहर है, तो इसका इमेज भी ऐसे बाहर बनना चाहिए। जबकि यहां पे आप देखो क्लोरीन कहां है? प्लेन में। इमेज इसका कैसा बनना चाहिए? यहां, जबकि ये यहां पे। क्या एक दूसरे का मिरर इमेज हुए क्या ये? और अगर ये मिरर इमेज नहीं हो रहे हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, बट देयर इज नो पीओएस, दिस इज नॉट देयर। तो क्या यहां पे सीओएस है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां प्लेन में जाके क्लोरीन मिल रहा है, इधर पीछे आ रहा हूं तो क्लोरीन है ही नहीं। इनफैक्ट प्लेन में तो कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन प्लेन के नीचे और क्लोरीन प्लेन के बाहर है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अगर ये दोनों ही ना हो तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, एक और बात समझा दो, कोई भी मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो उसका एक नहीं डबल पेयर नेचर में एग्जिस्ट करेगा। और दूसरे वाले पेयर को अगर आपको जानना है, वो सिंपली आप यहां मिरर रख दो और इसका मिरर इमेज बना लो। तो आ जाओ, मिरर इमेज मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैं आपको मिरर इमेज दिखाता हूं, वही इसका पेयर होगा। इसका मिरर इमेज दिखाता हूं, देखो ध्यान से। मिरर इमेज जैसे बनाते हैं आप लोग, जैसे प्लेन मिरर में मिरर इमेज बनाते हो, वैसे ही देखना है।
तो देखो ये मिरर है, इधर क्लोरीन इसके नजदीक है तो यहाँ क्लोरीन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन ऐसा हो जाएगा। अच्छा लास्ट में देखो ये हाइड्रोजन इससे दूर जा रहा है तो हाइड्रोजन इससे दूर चला जाएगा। अच्छा वो क्लोरीन ऊपर जा रहा है ऐसे चला जाएगा। आप ध्यान देना ये दोनों ही मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, इनमें से एक मॉलिक्यूल लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज यानी लिवो होगा। अब इनमें कौन डेक्स्ट्रो होगा कौन लिवो ये मुझे नहीं मालूम, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उठा करके, सैंपल को उठा करके हमें पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट में डाल करके चेक करना पड़ेगा कि प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज मूव कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, डेक्स्ट्रो है या लिवो है, ये हमें पोलरीमीटर से मालूम चलने वाला है। लेकिन इतना कंफर्म है कि एक डेक्स्ट्रो हुआ तो दूसरा, फिर बड़ा दिमाग में आता है कि सर ये दोनों एक जैसे नहीं लग रहे हैं, दोनों तो सेम ही है, तो दोनों सेम नहीं है। मैंने क्या आपको सिखाया था, ये कन्फिग्रेशनल आइसोमर है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, आपको यहां से यहां जाने के लिए बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो आज देखते हैं ये दोनों कैसे सेम नहीं है। आप ऐसे देखो, खुद सोचो, ये सेम तभी होगा जब इस मॉलिक्यूल को ऐसे मैं पूरा पलट दूं, इसके अबाउट ये एक एक्सिस ले लेते हैं, 180 डिग्री इसके अबाउट टर्न कर देते हैं। 180 डिग्री टर्न करने के बाद देखो मैं यहां बनाने जा रहा हूं, तो ये पूरा क्लोरीन इधर आ गया, ध्यान से देखना, ये क्लोरीन इधर आ गया सर, हाइड्रोजन इधर आ गया, अग्री, इसको 180 डिग्री टर्न कर दिया। तो अब ध्यान से देखो जरा, ये क्लोरीन ऐसे बाहर था, जब आप 180 डिग्री टर्न किए इस मॉलिक्यूल को तो ये क्लोरीन यहां से अंदर चला जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब जिधर भी है उसके सीधा अपोजिट। तो ये क्लोरीन बाहर था तो 180 डिग्री के बाद कहां चला जाएगा, अंदर। अंदर जाने का मतलब क्लोरीन यहां चला गया। अच्छा हाइड्रोजन देखो प्लेन के अंदर था, जब आप 180 करोगे तो वो प्लेन के बाहर आ जाएगा, 180 रोटेट करने के बाद प्लेन के बाहर। तो ये देखो आपको समझ पड़ रहा है कि देखो क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो आइडेंटिकल हो गए। क्या ये और ये आइडेंटिकल है? बिल्कुल नहीं, ये प्लेन के बाहर है और ये प्लेन के अंदर। अब आप सोचो इधर से इधर जाना है तो आपको ये क्लोरीन को यहां से तोड़ना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन को यहां से बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, फिर क्लोरीन को ऊपर और हाइड्रोजन को नीचे लाना पड़ेगा। तो समझ पड़ रहा है मैंने क्या समझाया कि ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दे आर कन्फिग्रेशनल आइसोमर। इनमें एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में जाने के लिए आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। उनकी कनेक्टिविटी हम नहीं चेंज कर रहे हैं, स्पेस में अरेंजमेंट, लेकिन वो स्पेस में अरेंजमेंट ही चेंज करने के लिए हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है। क्लियर है यहां तक? तो इन दोनों फॉर्म को ये जो दोनों फॉर्म हमने आपके सामने बनाए हैं, इन दोनों फॉर्म को इनैंशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दीज टू आर इनैंशियोमर बोलते हैं। और आप ये बात दिमाग में रख लो कि अगर एक का एंगल अल्फा है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, तो दूसरे का माइनस टाइम ऑफ अल्फा हो जाएगा। मतलब अगर एक थीटा रोटेट करता है तो दूसरा माइनस थीटा, प्रोवाइडेड अगर उनका कंसेंट्रेशन सेम और बाकी सारी कंडीशन है। इनके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट अगर T है तो इनका भी T होगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर T है तो इसका भी T होगा। मतलब ना तो ये मेल्टिंग पॉइंट में अलग होते हैं ना तो बॉइलिंग पॉइंट में अलग होते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल हर रेस्पेक्ट में एक ही चीज रिपीट करते हैं, एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सिर्फ एक जगह पे अलग है। कौन सा? तो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। मैग्नीट्यूड उसमें भी सेम, सिर्फ साइन अलग अलग, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा इमेजिन करो इतना ज्यादा क्लोजनेस है इनमें, तो इनको सेपरेट कैसे करेंगे, रिजॉल्व कैसे करेंगे? ये अपने आप में एक चैलेंज है। रिजॉल्व करने के लिए हम ऐसा ग्रुप चूज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ग्रुप जिसमें ये और ये रिएक्ट करके डाइस्टीरियोमर का फॉर्मेशन करे। डाइस्टीरियोमर के बारे में हम कभी और डिस्कशन करेंगे। और उसके लिए जरूरी क्या है
कि इन दोनों को या तो ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल चूज करो जो या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो या तो लिवो, मतलब उनमें मिक्सचर मत चूज करना आप, या तो डेक्स्ट्रो, और उनसे रिएक्शन करा दो। जब उनसे रिएक्शन कराओगे तो ये दूसरा कंपाउंड दे देगा, ये दूसरा, उन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा। ये जो डाइस्टीरियोमर होते हैं ना, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग, फिर उनको सेपरेट इजीली किया जा सकता है एंड वापस से उनको रिट्रीव किया जा सकता है इस फॉर्म में। तो इनैंशियोमर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, टफ होता है लेकिन उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे कि क्या अगर मैं एक मिक्सचर है जिसमें ये दोनों प्रेजेंट है, उसको मैंने बॉयल किया, तो क्या इन दोनों को अलग अलग फ्रैक्शंस मिलेंगे? आंसर है नहीं, सेम ही बॉइलिंग टेम्परेचर पे दोनों इवापोरेट हो जाएंगे तो फ्रैक्शन एक ही मिलने वाला है। इनैंशियोमर एक फ्रैक्शन में साथ में आते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं, ये दोनों का मिक्सचर, अगर आपने इसका और इसका दोनों का मिक्सचर ले रखा है और वो भी दोनों का 50% ईच, तो ऐसे मिक्सचर का जो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है वो जीरो हो जाता है। अब आप इमेजिन कर सकते हो, एक ने क्लॉकवाइज रोटेट किया, दूसरे ने एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों का कंसेंट्रेशन सेम है, तो आप समझ सकते हो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसके वजह से इस मिक्सचर को, जिसमें 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लिवो होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर।